हेलो ऑल। जैसा कि आप सबने कहा था उसी हिसाब से आज से हम अपना इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लाइक आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स टाइम हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी सेक्शन की। तो वो मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, वो लक्ष्मीकांत से। तो आप सभी को पता है लक्ष्मीकांत इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यूपीएससी। जो नए हैं वो भी जान ले कि इंडियन पॉलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सबको ये आइडिया रहे कि ये जो मैं सेशन लाने वाला हूँ मैं कहाँ से लाने वाला हूँ। ठीक है। अब अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत की, तो आपको ये दिख रहा होगा कि अराउंड 1500+ पेजेस है। अब अगर मैं डेली इसके 10 पेज भी कवर कराऊं तो ये अराउंड 150 डेज लग जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा होता है। करेक्ट। लेकिन इसलिए मैं इस बुक की जगह जो है आगे से आपके लिए पीपीटी बना दिया करूंगा और पीपीटी को एक्सप्लेन किया करूँ। ठीक है। तो वो थोड़ा इजी भी होगा और कम बोरिंग होगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार पॉलिटी पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है। आई हैव सीन, क्योंकि काफी लेंथी बुक है। बट इस पहली बार में तो बहुत लोगों को समझ भी नहीं आती, इसलिए मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से समझाने की कि आपको हर एक चीज क्लियर एंड कट समझ में आ जाए, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और साथ में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे तो यू विल एबल टू कोरिलेट इट। ठीक है। तो ये मैंने आज आपको इसलिए दिखा दिया ये पीडीएफ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, जो भी पीपीटी में मटेरियल आ रहे हैं ऑथेंटिक है और इस बुक के है ना। कभी कभी ये कंसर्न होता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं सही है कि नहीं, कहाँ से डेटा आ रहा है। सो सब कुछ जो है वो यहीं से आया करेगा। ठीक है। चलिए, यहां से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेन कंटेंट है, ऊपर तो बुक के बारे में लिखा हुआ है। तो जो हम कवर करने वाले हैं वो ये चीजें हैं। अच्छा, इसके पहले मुझे आपको कुछ बताना है और आप सबसे कुछ पूछना भी है। देखिए, मैंने जो द हिंदू न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस चालू किया हुआ है, या वो प्लेलिस्ट में चेक कर ही सकते हैं। तो वो मेरा ज्यादा लंबा नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स या ऑन एन एवरेज पकड़े तो वो 40 मिनट्स के आसपास होता है। बट बाकी जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अराउंड 100, मतलब, पर जो बाकी जो कोचिंग सेंटर्स है वो अराउंड 1 आवर प्लस ही रखते हैं। क्योंकि उनका क्या होता है कि स्पेसिफिक उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंगेज रखना है। ठीक है, दिखाना कि हमारा, देखिए, अगर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस इतना अच्छा है तो हमारा जीएस पेपर 1 की तैयारी कितनी अच्छी होगी, हमारी सीसेट की कितनी अच्छी होगी, तो आप ये परचेज करिए। आप समझ रहे हैं बात को। फिर वो घुमा फिरा के आपको, मतलब, वो पैसों की बात करने लगे। और दूसरी चीज ये होती है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप, कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब तो ठीक है। बट आपने अगर तैयारी कहीं से स्टार्ट कर दी और आपने मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब आपको लगता है अरे मैंने तो इतना पढ़ लिया, अब तो मैं कर सकता हूँ। अब जैसे आप करने जाए तो वो वहां पे आपसे पैसा मांगने लगता है ना। तो वो एक बहुत बड़ा एक ट्रबल सा बन जाता है कि हम तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं थोड़ा बहुत देख के, एक दो लेक्चर्स देख के, या थोड़ा बहुत उनसे पढ़ के। चाहे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सबके वही हालत है। चाहे वो कोई यूट्यूब इनिशिएटिव हो या कोई बड़े बड़े टेक कंपनीज हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, या फिर दिल्ली में भी जो है वही हाल है कि आपको यहाँ पर सीधे सब क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत परोस देंगे फ्री में। ठीक है, चाहे वो कोई टेस्ट सीरीज रहे या ये रहे, उसके बाद आपको फाइनल वहां पे मेंस आंसर राइटिंग रहे, या सी सेट का अलग पैकेज चलेगा, जीएस का अलग पैकेज चलेगा। आप कोरा पे भी पढ़ सकते हैं क्या रेट्स चल रहे हैं, और आप गूगल भी कर सकते हैं। तो आपको अंदाजा लगेगा। तो वो उनका ये काम होता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम वो 1-2 घंटे की वीडियो चला रहे हैं तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज्यादा ऐड आते हैं, क्योंकि एक चैनल पे 50-100 टीचर्स होते हैं। तो वहां से उनका रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाता है। बट यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको एंड टू एंड मैं प्रॉपर वे में पढ़ाऊं, इंस्टेड ऑफ कि आपका टाइम जो जो काम 40 मिनट्स में हो सकता है। आप भी आइडियली कहीं अगर आप सुनिएगा तो आप ये चीज पता करिएगा कि आइडियली 40-45 मिनट्स में न्यूज़पेपर खुद इंसान पढ़ सकता है। बट ये सब क्या करते हैं कि आपको एक पीपीटी में लाके दिखा देंगे। ठीक है, आप समझिए बात को। आपको एक पीपीटी में दिखा दिया, एक दो स्क्रीनशॉट चिपका दिए, ये देखिए ये आर्टिकल आया, वो आर्टिकल है। वो आपको कभी पीडीएफ वीडीएफ भी प्रोवाइड नहीं करते, जैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ। क्योंकि वो फिर क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसी उन पे बन जाती है, और काफी लोग तो द हिंदू पढ़ने से डरते हैं। इनफैक्ट हम भी स्टार्टिंग में लगता था कि अरे कितना बड़ा स्कोप है, कैसे पढ़े। ये इस तरीके का एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि टीचर्स की तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपके सामने वो सीधे
न्यूज़पेपर की सामने हाईलाइट करके पढ़ा देता हूँ। इससे क्या होता है कि वो क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, ये इस तरीके से चीजें जो है की जा सकती है। और प्लस आपको न्यूज़पेपर मिल ही जाता है, अगर आपको और थोरो पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इंसान 100 चैनल के पीछे पढ़ता है, एक जगह से न्यूज़पेपर मिल जाएगा। कोई जो है एडिटोरियल पढ़ा रहा है, कोई पीआईबी, वो बोल रहा है मैं पीआईबी से लेके दुनिया की सारी न्यूज लेके आ रहा हूँ। मैं तो सर आपको एक बात बताना चाहूंगा, सबका रिटेंशन पावर एक होता है। और आप यकीन मानिए, जो न्यूज आज पीआईबी में है वो कल, अगर आज द हिंदू में नहीं है, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, अगर वो इंपॉर्टेंट न्यूज है तो। करेक्ट, अगर इंपॉर्टेंट न्यूज है तो घूम फिर के आ ही जाएगी एक ही न्यूज़पेपर में। अब 100 सोर्सेज से परेशान होना और कोचिंग की आदत डालना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा काम था बताना कि ये एक रीजन होता है वहां पे कि वो वीडियो जो है शॉर्ट होती है, बहुत डीप एनालिसिस नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि अगर मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना है एनसीईआरटी की, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट बुक ही उठाऊं एनसीईआरटी की, वहीं से अंडरलाइन करके पढ़ाऊं। तो रीजन भी कि मुझे नहीं लगता कि आज जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जब वो बच्चे जो होते हैं 6, 7, 8, 9, 10th या फिर 11, 12th की भी हम बात करें, अगर वो एनसीईआरटी पढ़ के अगर वो समझ लेते हैं तो हम क्यों नहीं। बट आजकल कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, अब वो अगर आपको अर्थ का इमेज दिखाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू करके दिखाएंगे, ये देखिए ऐसा दिखता है आपका कोर अर्थ का। सर क्या जरूरत है, वो तो हम खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, बट वो उसी चक्कर में वीडियो को और बड़ा ले जाते हैं, लेंदी, कलरफुल वलरफुल कर देते हैं। आप यकीन मानिए, जब आप मेंस आंसर राइटिंग में लिखी रहिएगा, तो आप एक ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब जो कलरफुल दुनिया यहाँ दिख रही है वो वहां बिल्कुल नहीं होती। और जो हम मैराथन की बात करते हैं, अब क्या होता है कि एक डेढ़ डेढ़ घंटे की न्यूज़पेपर बना देते हैं। उतना, अगर आपने मान लीजिए 1.5 घंटे का न्यूज़पेपर डेली देख भी लिया 365 दिन, तो लगभग अराउंड 400 आवर्स, अगर मोर देन 1 आवर भी है, 400 आवर्स का वो न्यूज आपके माइंड में है। ठीक है, अब वो उसमें जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि दिमाग पे तो वो डेटा लगा ना 400 घंटे का, तो उनको लगता है अच्छा ये नहीं कर पाओगे, तो हमारा 16 घंटे का मैराथन कर लो। इसीलिए मैं अगर 30 to 40 मिनट्स रखता हूँ, तो अराउंड पकड़ लीजिए आप कि आपने 180 आवर्स के अराउंड या 200 आवर्स के अराउंड आपने देखा है। तो एटलीस्ट जो उतने आवर्स है वो बच गए, प्लस आपने पीडीएफ खुद वहां पे रीड कर लिया, आपका रिटेंशन अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें किसी से बेटर बनना है ना, तो माइन्यूट माइन्यूट चीजों पे हमें ध्यान देना ही होगा। ओके, ये माइन्यूट चीजों पे हमें ध्यान देना ही होगा। अगर आप कहीं किसी भी चैनल पे आप जाके मुझे बता दीजिए, मैं तो दावे से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्री भी करवा रहे हैं, मेंस भी करवा रहे हैं, सब 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 कुछ हो रहा है, ये रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद इस पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, खुद मैंने ये इशू झेला है, तभी आपके लिए इनिशिएटिव लाया। क्योंकि आई वॉज इन नागपुर, बट वही था कि मैंने ऑनलाइन पढ़ तो लिए कुछ चीजें, बाकी अब मिल ही नहीं रही थी, तो मुझे यहाँ दिल्ली आना पड़ा। तो एटलीस्ट आई हैव दैट फाइनेंशियल थिंग कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। है ना, एज आई हैव टोल्ड यू, आई एम वर्किंग इन सम आईटी कंपनी, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं था, और यहाँ पे मैं ट्रांसफर लेके आ गया। लेकिन हर किसी के पास ये चीज नहीं होती है ना, इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट चलो, जो भी मेरे पास टाइम बचता है, तो मैं आप सबके लिए कुछ करूं। और ऑब्वियस सी बात है कि सिविल सर्वेंट बनना और आईएएस बनना किसके लिए, लोगों के लिए। तो लोगों की भलाई अगर यहीं से हो सकती है तो क्यों नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1500 समथिंग पेजेस हैं, तो यहाँ पे हम ये बस पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट है। आपको मैं क्या करूंगा, इसका प्रॉपर पीपीटी के फॉर्म में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात है यहाँ पे। ये पार्ट 1 में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कंपनी रूल क्या है, क्राउन रूल क्या है। हमें भी पता है कि इसके पहले कंपनी रूल था, 1857 जो सफाई म्यूटिनी हुई, उसके बाद मतलब अंग्रेज भी कहीं ना कहीं घबरा गए, तो उन्होंने बोला ठीक है कंपनी रूल बंद, अब क्राउन रूल शुरू। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही काम कर रहे थे, बट ठीक है, ये चीजें चेंज हुई। तो क्या क्या चेंजेस आए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज पर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे हुई, कमेटी, इसके इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, यहाँ पे ये चीज कवर हो रही है। आगे चलते हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फीचर्स है इस पे बात हो रही है। प्रियम्बल की बात हो रही है, प्रियम्बल में क्या क्या कीवर्ड्स हैं, इसका ये क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। बहुत सारी चीज, सॉरी, बहुत सारी चीजें जो है
यहाँ पे इस पे बात हो रही है। तो आपको समझ में आएगा भी पॉलिटी कितना लेंदी है, सिर्फ इसी से ही कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। ठीक है। एक हो गया आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसकी बात होगी। फिर सिटीजनशिप की बात होगी। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा पॉलिटी में ये जो बोलते हैं ना लोग, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही किताब है, सबसे बड़ी बात है, और तो कुछ है नहीं। तो आपके लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रैंक और जो इसकी बात होती है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको हर चीज करना है। इसमें सबसे अच्छी बात है, बाकी के लिए तो फिर भी आपको अलग अलग रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। ये पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज सफिशियंट, बाकी आप करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। और इसलिए मैंने ज्योग्राफी के लिए जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया वो 6 to 12 एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर ज्यादा जैसे माजिद हुसैन और बाकी जो किताब है उसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। फिर आप राइटिंग प्रैक्टिस करें और आप जो है प्रीवियस ईयर्स के थ्रू चीजें आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए भी आपको 6 साल का ज्योग्राफी लगातार पढ़ना पड़ेगा, वो एक चैलेंज जरूर रहता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। यही राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जितनी भी राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, उसकी बात हो रही है। ठीक है। इसके बाद जो है हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए ये जो होता है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, मीन्स अगर ये गवर्नमेंट इसका पालन नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि सर इनने मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन किया है। ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ही एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, कि अभी एजुकेशनल राइट्स हैं, अभी जो 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं वो अब फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट है। अगर गवर्नमेंट अब ये प्रोवाइड नहीं करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है, ये भी चीज आइडियली होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं है। तो अगर ये गवर्नमेंट कर रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही तो हम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस पे हम इन डेप्थ बात करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, अब ये क्या पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था? तो जी नहीं था, ये बाद में बना है। ठीक है, क्यों बना है, क्या हुआ, ये सब भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो है स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, कि अगर फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ तो ड्यूटी जो है देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की तो हमने बात कर ली। अब जो अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जिससे हमारे से केशव नंदा भारती केस है उसके थ्रू जो अमेंडमेंट हुआ है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक 42 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 44 है। इधर आपका 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101। 101 किस चीज के लिए? जीएसटी के लिए। जैसे काफी है, सिर्फ ये तो मैंने दो चार नाम लिए हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये कहाँ से आया था? वही केशव नंदा भारती केस के बाद ही ये चीज आई थी, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। तो कोई ऐसा कानून लेके ना आए हमारे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट कोई ऐसा रूल ना लाए जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा हो। तो वैसे केस में जो है आपका उसे नल एंड वाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमारा एनजेएसी को किया गया था, ये आपका 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो पास भी हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वाइड कर दिया कि मैं इसे नहीं, खारिज कर दिया, नहीं चलेगा। कि ये पावर कहाँ से आ गई उनके पास? ये आ गई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे। ठीक है, तो इस पे भी बहुत डिटेल स्टडी करेंगे हम। इसके बाद एक सेकंड पार्ट रहता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो उस पे जो फीचर्स हैं और क्या क्या चीजें हैं ये हम पढ़ेंगे। इंडिया और ब्रिटिश मॉडल में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। तो मेंस भी बहुत बड़ा डाइट लिखने के लिए आया है। ठीक है। फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिटरी फेडरल क्या है। जैसे यूनिटरी, जब जब इमरजेंसी आता है तो कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर की तरह काम करने लगता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे फेडरल है ना, सेंटर है, स्टेट है। और फिर आपका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है, पावर को कैसे डिसेंट्रलाइज किया गया है, इसका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की जाती है।
कि लेजिस्लेटिव रिलेशन कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे हैं। ठीक है। फाइनेंशियल रिलेशन कैसे हैं कि अब जीएसटी के बाद अब क्या चेंजेस आए फाइनेंशियल रिलेशन में स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है। ये भी हम काफी अच्छे से देखेंगे। फिर इंटर स्टेट रिलेशन, अब जैसे इंटर वाटर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट काउंसिल है, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। ये जितने भी जोनल काउंसिल, ये सब भी जो है इंटर स्टेट रिलेशनशिप में आते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन, ये इमरजेंसी प्रोविजन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो आपको, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर आपने डेली पिछले एक 7-10 दिन से जो है द हिंदू न्यूज़पेपर देखा है, तो ये तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि इस तरीके से पढ़ाई होने वाली है। वहां जैसे हुई है वैसे ही होगी, या थोड़ा और अच्छे वे में उसे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि मैं इस तरीके से वहां पर टॉपिक इसलिए कवर करवा देता हूँ, ताकि ये यहाँ पे वैसा लगे कि रिपीटेशन है, कि तो मतलब एक कॉन्फिडेंट रहे इंसान के, ऐसा नहीं लगे पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ओथ, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है। तो हमने गवर्नर की तो बात की हुई है, हमने जो है गवर्नर की बात की हुई है। अभी जो है, ठीक है, अभी जो है आगे हम इसे देखेंगे। क्या हुआ एक्चुअली मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, उससे थोड़ी काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक है, हमें कंप्लीट तो करना ही है, तो आई विल ट्राई कि ये सब चीजें रुके नहीं, सब कारण। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पोस्ट कैसे है, ओथ क्या है, पावर क्या है। तो ये एक चीज समझ में आई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये सब, जो भी यहाँ लिखी हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है। जो एक्ट, जो मान लीजिए कोई कानून पास किया पार्लियामेंट ने, उस कानून के हिसाब से कुछ अगर एक लॉ आया, तो उसको स्टैच्यूरी लॉ बोलते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूरी ऐसे रहता है। चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ चीजें होती है ना वो स्टैच्यूरी होती है ना कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, वो बस ऐसे ही बना दी गई होती है। ठीक है। जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन था हमारा। चलिए, अब इसके बाद क्या है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, उनके ओथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैबिनेट का रोल क्या है, कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए। ठीक है। वो जितनी भी चीजें हैं, ये इसमें आती है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी, बहुत सारी कमिटीज हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है हम वो पढ़ेंगे। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, इसमें डिफरेंसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी, तो इसको भी हम अच्छे से बाद में देखेंगे। पीआईएल जो हम बार बार सुनते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी तो ये मीन्स लगभग 50% हुआ है, 50% और है, तो कितना लंबा है ना। इसलिए मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा कि इस तरीके से पढ़ाया जाए, अदरवाइज इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। आप सोचिए एक दिन में इंसान 10 पेज से ज्यादा ऐसे में कवर कितना ही करेगा, तो इसलिए पीपीटी के वे में। बाकी अब एक पॉलिटी, अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर कोई जो है वो आपको पहुंचा देता है। ठीक है। तो ऑनलाइन आप ये ले सकते हैं वहां से, क्योंकि मैं एक बार आप यहाँ से पढ़ भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर ये सब कुछ चल रहा है, आई होप आपको दिख पा रहा होगा। थोड़ा बस स्लाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ही आपकी किताब है। ठीक। चलिए, तो अभी हम, अब देखिए, इसके बाद जो है पार्ट 4 में यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, यूटी की बात कर रहे हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, हम बचपन से पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे यहाँ से उनको पावर मिलती है। फिर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है। ठीक है। तो उनके ट्राइबल लॉज क्या क्या है, ये सब यहाँ पे कवर अप होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इसकी पावर जो है एक अलग लेवल की होती है एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन एंड अदर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन जो होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। जीएसटी काउंसिल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसके बाद इसे इंसर्ट किया गया। ओके। इसके नेशनल कमीशन फॉर एससी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है।
उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ओबीसी के लिए भी आ गया है। आई थिंक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में है वो। आपको कंफर्म करके मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद स्पेशल ऑफिशियल फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है ये भी ये है, लेकिन हाँ, क्या माइनॉरिटीज के लिए क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो जी नहीं। है ना, जैसे कि जैन, पारसी, मुस्लिम्स, इनके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? वो जो उनकी नहीं, वो स्टैच्यूरी बॉडी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो बोलने में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पे भी मैंने काफी अच्छे से, आप प्ले लिस्ट में जब जाके द हिंदू का देखेंगे, वो जो है ना, वो कमेंट करके प्रॉपर एक जो ब्रीफ करता हूँ चीजों को, वहां पे कैग के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मतलब आपको यहाँ तक वेट नहीं भी करना है कि ये तो पता नहीं कब तक वो आएगा, एक मंथ बाद आए, सब टॉपिक है 2 मंथ बाद आए, आप वहां से अभी कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये हो गया। अब जैसे मैंने बोला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल का हिस्सा नहीं है बट काफी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग। ठीक है। पहले प्लानिंग कमीशन थी, अब नीति आयोग है। क्या दोनों में मेन डिफरेंस है? नीति आयोग क्या है? वो बॉटम टू टॉप अप्रोच देखती है, मीन्स वो पहले कोशिश करते हैं कि हम नीचे पंचायती राज या फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, मतलब ऐसे उनसे इनपुट लें, फिर सेंटर के पास वो सारी डिटेल्स है, उस हिसाब से वो सारी स्कीम्स लेके आए। और वो बाकी प्लानिंग कमीशन क्या था? टॉप टू बॉटम, कि अगर हमने सोच लिया है हाँ, यहाँ पे ये इशू है, तो यहाँ पे चलो एक पीएसयू खोल देते हैं, काम आ जाएगा। यहाँ पे इनकी ये जरूरत है, हम पूछते नहीं थे, हम हमारे हिसाब से बस थोप देते थे। तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती ना, अगर आप टॉप लेवल से देखेंगे भाई, घर की दिक्कत कुछ और है ना। अगर आप सोचिए कि आप अपने ही घर में, आपको लग रहा है कि अच्छा, घर में थोड़ी दिक्कत है, गर्मी है, मैं एसी लगा देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एसी लगा दिए, बट वो कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं फाइनेंशियल, कि वहां पे अगर हेल्थ वेल्थ कहीं सही नहीं है घर में, आप, या फिर आपको वो रूटीन चेकअप करवाना ज्यादा जरूरी था, तो आपको पहले वो चीज देखनी है, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। वो सब जब चीजें सही रहे, उसके बाद आपको बाकी चीजें करनी। तो सेम ये डिफरेंस है। ठीक है, नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सर सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और लोग नीति आयोग का तो नहीं, बट ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, मोस्ट ऑफ देम कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी तो इनफैक्ट मैं भी हो जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा, क्योंकि बार बार अगर आप नहीं पढ़े तो ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी नहीं है। फिर सीआईसी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन, ये भी नहीं है, स्टेचुरी बॉडी है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस, विजिलेंस वाले भी जो होते हैं, ये भी स्टेचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सीबीआई आपकी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये इसको, इनको पावर कहाँ से मिलता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या है, उसके बारे में चीजें हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के बारे में, मिशन क्या है, उनका विजन क्या है। ठीक है। इसमें नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, अब ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये पता है, डिजास्टर की तो हमेशा ही बात होती रहती है, तो ये मैनेजमेंट अथॉरिटी है। डायरेक्ट कौन इसे हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या है, क्यों आया, क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या है, इस पे सारी बात होगी। पब्लिक सर्विस में क्या क्या चीजें हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कोई स्टेट पार्टी है, या जैसे कि अभी आप, जो आम आदमी पार्टी है, उसको नेशनल का दर्जा मिला, कैसे मिला, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस, ये भी न्यूज़पेपर में किया हुआ है। पिछले एक वीक ही की मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ वहां पे किया हुआ है। तो आप वो पूरा एंड टू एंड देखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, है ना। क्योंकि देखिए 69th नंबर पे यहाँ पे आते आते ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि इसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो टाइम तो लगेगा।
ठीक है, लेकिन आपको साथ में रहना और चीजें करते रहनी है। इसलिए मैं सारे इनिशिएटिव ला रहा हूँ साथ साथ साथ, आपको आपका आइडिया लगे स्टार्ट करना कैसे है, कैसे अप्रोच करना है। अदरवाइज लोग घबरा ही जाते हैं कि क्या उठाएं, क्या करें, क्या ना करें। ठीक है। फिर ये आपका इलेक्शन के रिलेटेड है, इलेक्शन लॉस के रिलेटेड है। तो टोटल अराउंड 80 ऐसे सब पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करना है। ये हो गया कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। वोटिंग बिहेवियर की बात की गई है। सॉरी, वोटिंग बिहेवियर की बात की गई है। फिर आपका कोलिएशन गवर्नमेंट, जो अभी पार्टीज जब जो है आपकी एक से ज्यादा पार्टी मिलके अगर कुछ कोई एक सत्ता में आ रही है, ठीक है, या फिर वो साथ में इलेक्शन लड़ रही है, तो उसे बोलते हैं हम कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पटना और बाकी, पटना में जो सारे पार्टी मिले थे महागठबंधन, जो गठबंधन वर्ड है वो यही कोएलिशन गवर्नमेंट। तो उनके पूरे रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मेरिट डिमेरिट्स क्या है, वैसे तो हम जानते ही हैं, बट थोड़ा और टेक्निकली जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। और इनफैक्ट आपका ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ इसी के बाद ही। एंटी डिफेक्शन कहाँ, अक्सर आप ही लॉजिक लगाइए ना, अगर दो दो पार्टी मिलके अगर एक 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 साथ सरकार चला रही है, कोई एक भाग गया, सरकार गिर जाएगी। इसी चक्कर में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, क्योंकि पहले तो पार्टी को मिलो जुलो सब चीजें करो फिर भाग जाते हैं। इस पे एक बहुत फेमस नाम है या केस है, आया राम गया राम कहा जाता था। मतलब आज इस पार्टी में तो उधर की सरकार गिर गई, और कल इस पार्टी में तो उधर की सरकार, मतलब एक एक ही वोट का डिफरेंस था। जैसे 272 प्लस होता है ना पूर्ण बहुमत के लिए, तो अब 271 था मान लीजिए कि अब एक ही वोट, ये कभी इंसान इधर इस पार्टी में आ जाए 10-15 करोड़ लेके, कभी 50 करोड़ लेके उधर चले जाए, वाट एवर जो भी रीजन रहा हो। तो आया राम गया राम केस, वो इतना परेशान हुआ कि फिर गवर्नमेंट ने खुद ही एक लॉ लाया। ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? अब प्रेशर ग्रुप जो होते हैं ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होता है, ये जस्ट प्रेशर करने के लिए होता है कि किसी अच्छे काम के लिए, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रेशर कर रहे हैं, कोई सोशल जस्टिस के लिए प्रेशर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उसकी हम बात करें। ये नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आपकी पॉलिसीज फॉरेन पॉलिसीज क्या है। फिर आपका ये वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन, 50 years ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल ये सब चीजें हैं यहाँ पे। फिर आपकी अपेंडिक्स है। ठीक है? ये आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बस बता रहा है कि आर्टिकल जो है 1 से 139, अपेंडिक्स 2 में ये है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये सब क्या परेशानी हो, ये सब मैं आपको बता दूंगा, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। इस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और अब यहाँ से चीजें जो है चालू हो रही है। ठीक है। तो हम जब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पॉलिटी के, तो एक पीपीटी के थ्रू ही मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे हम कनेक्ट करें, या फिर जो पेज जैसे कि ये अच्छा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा पॉइंट मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कट करना चाहिए, तो वैसे केस में मैं इसे क्रॉप करके वहां पे सीधे पेस्ट कर दिया करूँ। ठीक है। और कोई सजेशन हो आपको, तो आप आपसे बिल्कुल बता सकते हैं, और रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और सारे वीडियोस पूरे एंड टू एंड देखें, है ना, आलस बिल्कुल नहीं करें प्लीज। देखिए मैं मतलब मुझे खांसी है, तो थ्रोट इन्फेक्शन है, स्टिल मैं ये चीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा मेरे लिए भी मोटिवेशन रहेगा कि अगर आप सब देखेंगे, वरना तो ऐसे ही लगता है ना कि अकेले मैं दीवार को सुना रहा हूँ, मतलब क्या है, शांति से बैठ के खुद ही अपना ना पढ़ लो, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन।